वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। देखो, पिछले पार्ट्स में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस तरह से अलायंस पॉलिटिक्स चल रही थी। इस वक्त का एरा वो एरा था जिसके अंदर किसी को भी अगर पावर में आना हो तो फिर वो जुगाड़ कर करके आए, किसी तरह अपनी पार्टीज मिल मिल करके आना होता है। इसके अलावा दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स वो भी शुरू हो चुकी थी। एक और बड़ा एलिमेंट इस वक्त का था, वो था कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। हम यहाँ पर हर चीज देखने वाले हैं, किस तरह से बीजेपी का राइज हुआ, क्या क्या चीजें अंडर प्ले चल रही थी। ठीक है, एक जो दूसरी डेवलपमेंट यहाँ पर ये पहली लाइन लिखते हैं, अदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। यानी कि पॉलिटिक्स, एक ऐसी पॉलिटिक्स अपना एमरजेंस हो रहा था, एक ऐसी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी जो कि रिलीजियस आइडेंटिटी पर बेस्ड थी। यानी कि तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, और इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई थी इस वक्त के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, मेनली हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में देखेंगे, जो अब आज इस वक्त की जिसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, विल सी है। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो बेसिकली भारतीय जनसंघ से निकली है। ठीक है, भारतीय जनसंघ जब बना था उसके बाद तुम्हें याद होगा इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, हटाने के बाद जब इलेक्शन हुए थे तब पावर में जनता पार्टी आई थी। तो जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ मिक्स हो गया था उस वक्त। लेकिन जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई और जनता पार्टी टूट गई थी, तब ये जो जनसंघ के लोग थे, जो ये जनसंघ के सपोर्टर थे पुराने, ठीक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना ली 1980 में। और जब इन्होंने पार्टी बनाई थी तब इनका आइडियोलॉजी क्या थी? गांधीयन सोशलिज्म। कि हम लोग जो गांधी जी का सोशलिज्म है ना, हम लोग वेलफेयरिज्म पे चलेंगे, हम लोग सोशलिज्म पे चलेंगे, जिसको गांधी जी भी जो उनकी समझ है सोशलिज्म की, जो गांधी जी के अकॉर्डिंग सोशलिज्म है, जो गांधीयन सोशलिज्म है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सक्सेस मिली नहीं, ना तो 1980 के इलेक्शन में और ना 1984 के इलेक्शंस में कुछ ज्यादा सफलता इनको हासिल नहीं हुई। मतलब उस वक्त तो तुम्हें पता ही है कि इंदिरा गांधी आई थी 1980 में, है ना, किस तरह से कितनी मेजॉरिटी लेकर के आई थी। और जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उनका मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद भी जो इंदिरा लहर चली कि कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटों से आई, तो बीजेपी को कोई ध्यान भी नहीं था। मतलब बहुत ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिली थी इन लोगों को। 1986 में पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। मतलब इन्होंने क्या है, शुरुआत कर दी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की, और हिंदूज का मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, हिंदू को ऑर्गेनाइज करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, बीजेपी ने। ठीक है, हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस, जो कि विनायक दामोदर सावरकर, जो वीडी सावरकर है, वो हिंदुत्व, उन्होंने ये ओरिजिनेटर हैं, वो ये कहते हैं हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस, और यही एक बेसिस होना चाहिए इंडियन नेशनहुड का। यानी कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो जितने भी मेंबर्स हैं इंडिया के, उनको इंडिया को अपनी फादरलैंड तो समझनी ही चाहिए, इसके साथ ही होली लैंड भी समझनी चाहिए।
और जो लोग हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं उन्हें ऐसा लगता है एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक शक्तिशाली और मजबूत जो राष्ट्र है, जो नेशन है, ये तभी बन सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग मजबूत हमारा कल्चर होगा और एक यूनाइटेड कल्चर होगा, मतलब फ्रेगमेंटेड नहीं होगा, किसी का कल्चर कुछ है किसी का, एक स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली मजबूत और यूनाइटेड जब हमारा नेशन का कल्चर होगा तभी हम एक शक्तिशाली राज्य, मतलब जो नेशन है वो बन सकते हैं। और इंडिया के केस में सिर्फ हिंदू कल्चर ही ऐसा कल्चर है जो कि ये बेस प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम हिंदू कल्चर को मतलब रखेंगे, हिंदू कल्चर ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कल्चर बन सकता है इंडिया के केस में, इंडिया को शक्तिशाली बनाने के लिए। ऐसा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बिलीव करती है कि हम लोगों को एक हिंदुत्व की भावना रखनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ओके, तो दो जो एक्शंस मेनली हुए ये इनकी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी से लेकर के, देखो पहला तो ये था शाह बानो केस। अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ये बीजेपी ने अपना हिंदुत्व वाला जो फंडा है मतलब किस तरह से प्रोपोगेट किया, किस तरह से अप्लाई किया पॉलिटिक्स पर, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो शाह बानो केस हुआ था 1985 में। ये केस क्या था, एक 62 साल की मुस्लिम लेडी थी, 62 ईयर ओल्ड डाइवोर्स्ड मुस्लिम लेडी, ठीक है। उन मुस्लिम वुमेन का क्या हो गया था, डाइवोर्स हो गया था और अब उन्हें अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए थी, ठीक है, कि भाई अब डाइवोर्स हो चुका है, अब हर्जाना दो मुझे, क्योंकि आप ऐसे छोड़ नहीं सकते मुझे कुछ मनी आपको देनी पड़ेगी ताकि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकूं। तो इस वजह से शाह बानो ने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक बिल्कुल हस्बैंड है उसको देना पड़ेगा मेंटेनेंस, ठीक है, लेडी को डाइवोर्स कर दिया लेकिन मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को एक इंटरफेरेंस देखी मुस्लिम पर्सनल लॉ में। देखो जो हर किसी रिलीजन का अपना एक पर्सनल लॉ है, ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। तो मुस्लिम्स को ही लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। तो कई सारे मुस्लिम लीडर्स, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उनको प्रेशराइज किया कि आप कुछ करो इस बारे में। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया। मतलब ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो शाह बानो का उस लेडी का फेवर लिया था उसको अपना ये वाला एक्ट ला करके खत्म कर दिया। ये चीज काफी सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ग्रुप्स, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स और खास करके बीजेपी को नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझ के मुस्लिम्स को अपनी ओर करने के लिए उनको अपीज कर रही है, ठीक है। इसी वजह से ये सब हुआ है। मतलब कि जो उस विमेन ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो विमेन का साथ दिया था, अब ये एक्ट आकर के वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो खत्म कर दी थी इस एक्ट ने। जिसके बाद बीजेपी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि कांग्रेस जानबूझ के इस तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनको अपीज कर रही है। अब नेक्स्ट जो चीज हुई, अगर आपने, अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा आउट ऑफ द टेक्स्ट चलते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट पढ़ने से पहले आपको याद होगा अभी रिसेंट करंट के ये टॉपिक्स हैं। ट्रिपल तलाक था कि आप एक केस चल रहा था जो कि शायरा बानो ने शुरू किया था, मतलब उनकी पिटिशन पे आया था कि जो मुस्लिम मेल्स होते हैं वो विमेन को सिर्फ तलाक 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 कह करके 3 बार तलाक बोलने से ऐसे तलाक नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अब किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और एक प्रॉपर लॉ बन गया जिससे कि अब इंडिया में अगर आप तलाक लेना चाहते हो तो आप कोई भी मुस्लिम मेल
सिर्फ तलाक 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 कह करके किसी भी विमेन को, अपनी वाइफ को तलाक नहीं दे सकता। ठीक है, और इस वक्त ये जब ये एक्ट बना है तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है बीजेपी ने, जब बीजेपी पावर में थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज का साथ दिया। तो आप ये चीज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहिए, क्योंकि अयोध्या डिस्प्यूट है, ये भी, इसमें भी दो चीजें और ऐड हुई हैं। तो अगर वो आप अपने आंसर में ऐड करेंगे तो एक आप एग्जामिनर को थोड़ा सा अवेयर लगेंगे कि आप न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको ऐड करना है यहाँ पे। अयोध्या डिस्प्यूट, देखो दूसरी जो चीज थी जिसने बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की जो एक एप्लीकेशन दूसरी थी, वो ये भी थी। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले हम अयोध्या डिस्प्यूट का प्रीमाइसेस समझते हैं कि क्या था असल में। 16th सेंचुरी में एक ऐसी मस्जिद बनाई गई थी, मोस्क बनाई गई थी अयोध्या में। किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने, जो कि बाबर के जनरल थे। ठीक है, मीर बाकी ने बाबर के राज में वहां पर मस्जिद बनाई थी जिसको कि हम कहते हैं बाबरी मस्जिद। अब हिंदुओं का ये कहना था कि ये जो मस्जिद है, ये जो बाबरी मस्जिद है, ये असल में भगवान श्री राम, जो भगवान श्री राम है, उनके मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, जो कि उनका एक बर्थ प्लेस था। मतलब यहाँ पर राम लला जो है ये इनका बर्थ प्लेस था। ठीक है, इनका जन्म स्थल था, यहाँ पर एक मंदिर था और इस मंदिर को तोड़ दिया गया और एक मस्जिद बना दी गई जो कि है बाबरी मस्जिद, और जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है। ये इस तरह का एक डिस्प्यूट अब तक चल रहा था। अब वो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर जजमेंट उसके ऊपर आ गई है। तो यही सब कुछ। सबसे पहले ये जो चीज थी, ये जो मसला था, ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया 1986 में। देखो अब तक जब ये लड़ाइयां चल रही थी ना, जब तक मामला कोर्ट में नहीं गया था या कोर्ट में चल रहा था, तब तक ये जो मस्जिद है इसको लॉक कर दिया गया था, जब तक कि ये जो कोर्ट का मैटर है ये जब तक खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, और फाइनली कोर्ट ने, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने ऑर्डर कर दिया कि जो बाबरी मस्जिद है उसको खोल दिया जाए। ठीक है, उन हिंदुओं के लिए जो चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रे करें और जो ये समझते हैं कि यहाँ पर टेम्पल ही होना चाहिए था, मंदिर ही होना चाहिए था, ताकि वो प्रार्थना यहाँ पर कर सके। तो हिंदुओं के लिए खोल दो, कोई बात नहीं। तो इस तरह की चीज जो है सामने आई। अब जैसे ही बाबरी मस्जिद के जो ताले हैं वो खुल गए, दोनों तरफ से हिंदू और मुस्लिम्स दोनों एक बार उठ खड़े हुए, मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये जो लोकल डिस्प्यूट था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लोकल डिस्प्यूट था, वो एकदम से नेशनल डिस्प्यूट बन गया, नेशनल क्वेश्चन बन गया, और हिंदू और मुस्लिम्स में थोड़े थोड़े टेंशन्स होने लग गई थी इस वक्त जैसे ही ताले खुले। बीजेपी ने इसको अपना एक इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्लैंक बना लिया। बीजेपी उस वक्त एक बहुत ही बड़ा नारा फेमस हुआ था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना। यानी कि ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से क्या सब हुआ, लेकिन बीजेपी को एक अच्छा मौका दिखा जिसके बाद से बीजेपी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, फोरफ्रंट पे आ गई थी। ठीक है, बीजेपी की इस आइडियोलॉजी ने, ये जो मेनली ये जो राम मंदिर वाली आइडियोलॉजी है, इसने बीजेपी को काफी, कह सकते हैं काफी पूरे देश में जोड़ा, मतलब एक बड़ी पार्टी बन गई थी इसके बाद। ठीक है, तो बीजेपी ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिल करके ऐसे मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स, हिंदुओं को उसमें करने वाले प्रोग्राम्स चलाए थे, और फाइनली बीजेपी ने
पब्लिक सपोर्ट गैदर करने के लिए, मतलब लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा, सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या यूपी तक। देखो अब यहां पर मैं तुम्हें बताती हूं क्या हुआ। ये लोग जो रथ यात्रा जब वहां से निकली थी, रथ यात्रा कहाँ से निकली थी, गुजरात के सोमनाथ से ये लोग चले थे और चलते 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 ये कहाँ पहुंचे, अयोध्या यूपी में, ठीक है, जहां पर ये मस्जिद थी। और जो लोग इनके साथ थे उनको कहा गया कर सेवक्स। ऐसे लोग, ऐसे भक्त जो कि चाहते हैं कि भगवान राम का जो है जो मंदिर बने, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे अयोध्या में पहुंचने के बाद क्या हुआ। देखो दिसंबर डिमोलिशन एंड आफ्टर, दिसंबर 1992 में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये टेम्पल तक पहुंच जाती है, बता दिया है ना ऊपर, अयोध्या तक पहुंच गई और कर सेवा शुरू होती है, ठीक है। मेनली ये कहा जाता है कि यहाँ पर हम लोग जो हैं खुद राम, भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, ठीक है। कोई नहीं, हमसे कोई मतलब अगर कुछ नहीं होता, अगर कोई हमारी नहीं सुन रहा या कुछ भी है, हम खुद चल करके खुद अपनी वॉलेंट्री सर्विस देंगे और यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बना। अब ऐसा सुनकर के प्रॉब्लम तो बड़ी टेंशन में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, जो कि बीजेपी की ही थी, कि आप लोग ज़रा देखो, है ना, ये सब ऐसे कोशिश करो कि बाबरी मस्जिद को बचाया जा सके। अभी तक हमने कोई सेटलमेंट पे पहुंचेंगे, अभी ऐसे तोड़ करके बाबरी मस्जिद को ये सब थोड़ी चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो उस बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन कई सारे लोग अयोध्या में पूरे देश से आए 6 दिसंबर 1992 को और उस मस्जिद को गिरा दिया, मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को वहां से गिरा दिया। और इसके बाद से हिंदू और मुस्लिम की दंगे फसाद चालू हो गए, शुरू हो गए और इस तरह से पूरे देश में ये सब चल रहा था। तो ये माहौल बन गया था। यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं, बाबरी मस्जिद पे कर सेवक जो हैं ये हैं चढ़ चुके हैं और किस तरह से ये लोग ढा रहे हैं। इन्होंने खुद ने वहां से वो ये जो पूरी इमारत है ये ढा दी थी। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हो कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वर्स्ट मिसकैलकुलेशन थी अयोध्या। वहीं अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो कि एक बड़े नेता थे उस वक्त बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि डिमोलिशन हुआ, ठीक है, और मतलब ये मस्जिद गिराई गई, तो ये कोई रोने की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में वायलेंट रिएक्शंस आए थे, ठीक है। तो वो सब अब हम इंडिया में क्या रिएक्शंस थे वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट थी यूपी की उसको तो हटा ही दिया गया। इसके अलावा पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ भी हटा दिया गया और वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनके अगेंस्ट एक सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो रजिस्टर किया गया कि आपने, कोर्ट ने जो आपको कहा था वो कहा था ना कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, आपने प्रोटेक्ट ही नहीं करके रखी, ये आपकी गलती है। उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया गया कि आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, इस बात का केस हुआ, ठीक है। इसके अलावा बीजेपी ने भी ऑफिशियली रिग्रेट किया कि मतलब नहीं ये गलत हुआ है अयोध्या में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कमीशन बिठाया कि किसी तरह ये पता चल सके कि किस सर्कमस्टांसेस में ये जो मॉस्क है ये ढाई गई है। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कंडेम किया, कह सकते हैं कि मतलब भला बुरा कहा, मतलब कहने का
कि सपोर्ट नहीं किया डिमोलिशन को, ठीक है, कि इस तरह से आप किसी मस्जिद की इमारत को कैसे ढा सकते हो, ये तो गलत है। और ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म, जहाँ पर सभी रिलीजन को अपना अपना उसकी आज़ादी है कि वो अपना रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, है ना, और प्रमोट कर सकते हैं, मतलब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब आज़ादी है, सेक्युलरिज्म है हमारी कंट्री में। तो ऐसे आप कैसे कर सकते हो, एक सेक्युलर कंट्री में ये कैसे चल सकता है, ये सब चल रहा था, ठीक है। अब इस टाइम पर ये भी डिबेट चल रही थी कि क्या हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्शंस के लिए रिलीजन, लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं कि तुम हिंदू हो, तुम इसलिए तुम हमें वोट दो, तुम मुस्लिम्स हो तो तुम हमें वोट दो, इस टाइप की चीज क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो इस बात पे है ना कि हमें, मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटीज को फ्री है कि वो कुछ कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकती है और अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकती है। तो ये सब क्या चल रहा है, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों से ये सब कुछ हो रहा था। तो ये सब चल रहा था, ये अयोध्या का सीन था कि किस तरह से ढाई गई। अब एक और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था गुजरात में, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, जो कि हमारे लोकतंत्र में एक थ्रेट बन चुका था। नाउ इज द गुजरात रायोट्स। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ कि फरवरी मार्च 2002 में बहुत ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गई थी गुजरात में। ऐसा था कि एक ट्रेन आ रही थी, ठीक है, एक ट्रेन आ रही थी जिसकी एक बोगी में, ठीक है, एक जो कंपार्टमेंट होता है ट्रेन का, एक बोगी होती है, उसके अंदर कर सेवक्स बैठे थे, ठीक है, वो लोग आ रहे थे और उनकी कर सेवक्स की उस ट्रेन की कंपार्टमेंट को आग लगा दी गई थी। अब ऐसा माना गया कि 57 लोग मरे थे और ऐसा माना गया कि मुस्लिम्स ने किया ये काम। तो अब फाइनली मुस्लिम्स पर ये समझ करके कि कर सेवक्स को ये जो आग लगी है ये मुस्लिम्स ने लगाई है, तो मुस्लिम्स के ऊपर वायलेंस शुरू हो गई और मुस्लिम मरने लग गए, उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो गए थे, ठीक है। गुजरात में 1100 लोग मर गए थे, ज्यादातर मुस्लिम ही थे, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि गवर्नमेंट मतलब संभाल ही नहीं पाई इस वायलेंस को। और उस वक्त की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी बीजेपी थी, और अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया था और ये भी कहा था कि विक्टिम्स को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कराया गया, गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, और जिन लोगों ने ये दंगे किए हैं मुस्लिम्स के ऊपर, अटैक्स किए हैं, उनको भी कोई मतलब वो उनको भी कहने का मतलब है प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, मतलब असली जो बंदे हैं वो पकड़े ही नहीं गए, मतलब ढंग से, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा था। ये थे गुजरात रायोट्स, जो कि एक और हिंदू मुस्लिम वायलेंस का एक इंस्टांस है हमारी कंट्री का। सो दिस वाज अ थिंग, और या एंड you can see here various newspapers, गुजरात इंसिडेंट अ ब्लॉट। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के पीएम थे जब गुजरात का ये दंगा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि गुजरात का ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा धब्बा है एंड ऑल दैट। तो इसके साथ ही करंट की जो ये खबर है अयोध्या डिस्प्यूट को अगर हम करंट से कनेक्ट करें तो ये ज़रूर लिखिएगा कि अब अयोध्या का डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो गया है और ये मान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वहाँ पर राम मंदिर था, और जो डिस्प्यूटेड साइट है अयोध्या की वो अब वहाँ पर राम मंदिर बनेगा, ठीक है। और जो मुस्लिम्स हैं, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स थे मुस्लिम्स के, जो मस्जिद वगैरह थी और जो स्टेक होल्डर्स थे, उनको अलग से ज़मीन दे दी गई है, ठीक है, अलग से अपनी अलग ज़मीन दे दी गई है। लेकिन वो जो
डिस्प्यूटेड साइट थी वो हिंदूज की ही थी और वहाँ पर मंदिर ही बनेगा। अब वहाँ पर कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ा पॉज लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है मंदिर बनने की, पूजा वूजा हो गई है उनकी और ये सब कुछ चल रहा है। और जिन लोगों ने रिसेंट की वो ये है लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर केस चल रहा था कि ये जो इन्होंने जो बाबरी मस्जिद ढाई थी इससे रिलेटेड, लेकिन अब ये केस से वो लोग एक्विट हो गए हैं और उनको इस केस में दोषी नहीं माना गया है। तो अब तक की तो ये ही खबर है। अब ये केस जो है वो आगे जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जैसे भी है, जो भी है, जाएगा नहीं जाएगा वो सब फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो अभी की बात तो ये है कि इन पर जो केस चल रहा था, जो मेन लीडर्स थे लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन लोगों को अभी तो दोषी नहीं माना गया, मतलब इनको नहीं बिल्कुल भी माना गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। फॉर द नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा चैप्टर चाहिए।